ओके, सो यहां तक समझने में कोई दिक्कत या कोई समस्या? सभी तक मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है। यस कायनात, अनुज, निशा एंड विवेक, 4 लोगों ने ज्वाइन किया है अभी। इरशाद, ओके, सो 5 लोग हो गए हैं शायद। तो यहां पे हम लोग थे कि मंगलौर की संधि होती है और मंगलौर की संधि तक टीपू सुल्तान जो है वो युद्ध जारी रखता है और टीपू सुल्तान जो है फाइनली इस मंगलौर की संधि से टीपू को कुछ खास मिलता नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि टीपू सुल्तान से संबंधित क्वेश्चन भी काफी आते हैं। तो टीपू सुल्तान का जो पीरियड है वो एक्चुअली में 1782 से लेकर 1799 तक रहा है। 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर वॉर होता है और फाइनली टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। तो टीपू सुल्तान भी अपने फादर हैदर अली की तरीके से राजनैतिक दूरदर्शिता में ये अपने पिता के समकक्ष था, या हम कह सकते हैं कि पिता के बराबर था। काफी पढ़ा लिखा योग्य शासक था। अरबी, फारसी, उर्दू और कई सारी भाषाओं का भी ज्ञान था और अपने नवीन प्रयोगों के तहत इसने नई मापतौल की इकाई और एक नवीन संवत का भी प्रचलन कराया। ठीक है, और अपने पिता हैदर अली के विपरीत इसने सार्वजनिक रूप से कहीं पर भी शाही उपाधि को धारण नहीं किया, है ना। सॉरी, शाही उपाधि को धारण किया, जैसे हैदर अली ने इस तरीके का कोई धारण नहीं किया था, लेकिन टीपू सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो सुल्तान की उपाधि जो है वो धारण की और 1787 के आसपास इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। ठीक है, तो टीपू के द्वारा जो सिक्के थे उसमें हिंदू देवी देवता भी थे और हिंदू देवी देवता, है ना, और इसके बाद जो हिंदू संवत है उसके भी अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टीपू जो है वो अपने समय का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने फॉरेन में या विदेशों में अपने दूतावास बनवाए। तो विदेशों में जो दूतावास बनवाने का काम है, जैसे मॉरिशस है, टर्की है, कुछ तो है ना, तो कई जगह पर इसने अपने दूतावास बनाए, लेकिन इसको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पे, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 1792। ठीक है, इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अब क्या हुआ कि टीपू के समय जो ये तीसरा युद्ध लड़ा गया, इसमें अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर ये आरोप लगाया कि उसने फ्रांसीसियों से कोई गुप्त समझौता किया है। फ्रांसीसियों से कोई गुप्त समझौता किया है और टीपू ने त्रावणकोर पर अटैक किया। त्रावणकोर कहां पर है? केरल में। तो त्रावणकोर पर जो अटैक हुआ, इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर अटैक कर दिया और उस समय जनरल मीडोज जो है वो उस युद्ध में हेड था। तो जनरल मीडोज के नेतृत्व में टीपू जो है वो पराजित हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो श्रीरंगपट्टनम का मतलब जो टीपू की राजधानी है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और कॉर्नवालिस ने टीपू के जो श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेर कर उसे संधि के लिए मजबूर किया। यहां पर टीपू को अपने राज्य का
आधा भाग जो है वो देना पड़ा, ठीक है, तो आधा भाग उसे देना पड़ा। और फाइनली हम देखें तो युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े। युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े। लेकिन चूंकि 3 करोड़ रुपए उसके पास नहीं थे, तो टीपू के दो लड़के इनको मॉर्गेज के रूप में अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया, ठीक है। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर जो है वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गया और टीपू के लिए इसे बहुत ज्यादा समय तक बचाए रखना मुश्किल हो गया था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जब टीपू हारा है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में आया है कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। तो यहां पर मित्र कौन है? निजाम और मराठे, ठीक है, और शत्रु कौन है? टीपू, ठीक है। तो बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। और फाइनली हम देखते हैं कि जो तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर जो है उससे जो है वो टीपू हारता है। 1 मिनट, जरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है ना, 1 मिनट बस। यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि टीपू जो है वो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में हारता है। टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स और भी हैं, जैसे टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं उनके सम्मान में मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धन भी दान दिया। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम में ये जैकोबिन क्लब बेसिकली एक फ्रेंच क्लब था, उसका ये मेंबर बना और जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की, ठीक है। जब फ्रांस में 1789 में क्रांति होती है तो उस समय टीपू यहाँ पे शासक था, तो टीपू ने यहाँ पे एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले टीपू ने 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया और इस नौसेना बोर्ड का जो गठन है, इसमें नौसेना बोर्ड के अंतर्गत इसने 3 जगहों पर, 3 जगह कौन कौन सी हैं? मंगलौर, इसके बाद मोलिदाबाद और दाजिदाबाद, इन 3 जगहों पर इसने डॉकयार्ड बनाए, ठीक है। तो आधुनिक काल में यदि हम देखें तो साउथ में टीपू के अलावा और कोई भी ऐसा शासक नहीं है जिसने कोई डॉकयार्ड का निर्माण कराया। टीपू जो है वो आधुनिक उद्योगों की स्थापना में रुचि भी लेता था और देशी और अंतर्देशी व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने कई जगह पर जो है वो अपने लोगों की नियुक्ति की, ठीक है। दूसरी बात, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करके सीधे रैयत से संपर्क स्थापित किया, ठीक है। तो ये टीपू के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब हम लोग आते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और ये फाइनल वॉर था क्योंकि इसमें टीपू की हत्या हो गई। अब चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। सो लॉर्ड वेलेस्ली का ये मानना था कि मैसूर का होना अंग्रेजी साम्राज्य के लिए किसी भी स्थिति में सही नहीं, ठीक है। चौथे एंग्लो मैसूर के समय क्या हुआ कि टीपू ने नेपोलियन के साथ एक पत्र व्यवहार किया और इस कॉरेस्पॉन्डेंस में टीपू ने कहा कि मुझे जरूरत पड़ेगी आपकी तो आप मेरी मदद करना। नेपोलियन ने आश्वासन तो दिया लेकिन नेपोलियन ने मदद कोई नहीं करी और फाइनली जो है वो टीपू के ऊपर अटैक किया गया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर हिस्सों में बांटने की बात की गई। सो निजाम और मराठे और अंग्रेज, इन तीनों की एक ज्वाइंट आर्मी बनी और इस ज्वाइंट आर्मी में यह कहा गया कि जितना भी वो मिलेगा वो सब हम लोग 1/3 कर लेंगे, ठीक है।
चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में जो हेड था वो तो लॉर्ड वेलेस्ली था, लेकिन दो और अंग्रेज जनरल थे जिनमें एक का नाम था हैरिस और दूसरा का नाम था स्टुअर्ट। तो हैरिस और स्टुअर्ट ने भी अपना नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन फाइनली 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान जो है वो अंग्रेजी सेना के साथ लड़ता हुआ मारा गया। और इस तरीके से जो हैदर अली का वंश 1761 से शुरू हुआ था वो फाइनली 1799 तक आते आते क्लोज हो गया। तो अब यहां पर फिर से वही घटना हुई, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हैदर अली ने वोडेयार वंश के शासक को हराकर गद्दी संभाली थी। तो अब जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई तो अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर उसी वोडेयार वंश के एक बालक को, जिसका नाम था कृष्ण राय, कहीं कहीं पर कृष्ण राज लिखा है, कहीं कहीं पर कृष्ण राय लिखा है, तो कृष्ण राज को जो है वो गद्दी पर बैठा लिया और कैनरा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम, इन तीनों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। मैसूर को जब वेलेस्ली ने जीता है तो आयरलैंड का जो समाज था उसने वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि दी। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी और एमपी और आईएएस सब जगह आ चुका है कि मार्क्विस की उपाधि जो वेलेस्ली को मिली है वो किसके कारण मिली, तो मैसूर को जीतने के कारण मिली। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में ही वेलेस्ली ने एक स्टेटमेंट दिया है कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर लौट रहा, पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर लौट रहा। तो ये जो है बहुत फेमस स्टेटमेंट है, और जिस तरीके से कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट है वैसे ही ये भी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो चारों एंग्लो मैसूर वॉर में किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अनुज, कायनात, निशा, विवेक एंड इरशाद, सभी को समझ में आया? क्योंकि अब हम लोग पंजाब पे आ रहे हैं। ठीक है, नो सर, नो डाउट, ओके। तो अब हम लोग आते हैं पंजाब पर। तो पंजाब में जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि पंजाब में गुरु गोविंद सिंह की हत्या होती है 1708 में। तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है, और ये हत्या होती है नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने ये पहले ही कह दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद कोई भी देहधारी से गुरु नहीं होगा, और अब गुरु ग्रंथ साहब ही जो है वो सिखों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी। तो मुगल काल में हम देखें तो मुगल काल में जो पंजाब की राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर, है ना। तो लाहौर के बारे में मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि लाहौर बेसिकली इसका नाम था लवपुर। तो लवपुर की स्थापना किसने की थी? लव ने। और लव कौन थे? भगवान राम के लड़के। ठीक है, तो भगवान राम के लड़के लव ने लवपुर की स्थापना की, जो कि बाद में लाहौर में कन्वर्ट हो गया, है ना। और यही लाहौर पंजाब की राजधानी मानी जाती है। ठीक है, 1699 में जैसे हम लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह करते हैं, और खालसा पंथ की स्थापना हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की जाती है। ठीक है, लेकिन 1708 में गुल खान नाम के पठान ने नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी, और अब जो है नेतृत्व जो है वो आ गया बंदा बहादुर के पास। तो बंदा बहादुर जो है वो इसका एक्चुअल नाम नहीं है, इसका एक्चुअल नाम था लक्ष्मण दास बैरागी। तो चूंकि इसने संन्यास ले लिया था इसलिए इसका नाम लक्ष्मण दास बैरागी हो गया था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा कि भाई तुम वापस आओ, अभी संन्यास लेने का टाइम नहीं है, और ये वापस आया, और फाइनली इन्होंने सिखों का नेतृत्व किया। ठीक है, तो जो सिखों का नेतृत्व है ये एक्चुअली में 1708 से लेकर और 1716 तक, जब तक इसकी हत्या नहीं की गई है तब तक इसने बंदा बहादुर ने काफी नेतृत्व किया। और इसी के साथ संघर्ष में 1712 में बहादुर शाह फर्स्ट मारा जाता है। ठीक है, तो बहादुर शाह फर्स्ट के साथ बंदा बहादुर का ही संघर्ष हुआ था, और फाइनली इस युद्ध में बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ होती है।
और बंदा बहादुर का जो है वो प्रभाव बढ़ता है। लेकिन इसके बाद जहांदार शाह आता है, जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियर आता है, और फर्रुख सियर के समय हम देखते हैं कि 1716 में गुरदासपुर कहाँ है? पंजाब में। तो गुरदासपुर में बंदा बहादुर और उसके लड़के को जो है वो मुगलों के द्वारा मार दिया जाता है। तो गुरदासपुर में इसकी हत्या हो गई। ठीक है। अब जब बंदा बहादुर की हत्या हो गई तब सिख जो हैं अब काफी तितर बितर हो गए, या हम ये कह सकते हैं कि काफी अलग अलग हो गए। ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि 1748 में नवाब कपूर सिंह, तो ये नाम आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, नवाब भी हैं और कपूर भी हैं। तो नवाब कपूर सिंह ने क्या किया कि सिखों को जो है वो अलग अलग जो दल थे उनको एकत्र किया, और इस एकत्र करने के बाद एक नाम रखा जिसका नाम था दल खालसा। तो यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, जैसा ही क्वेश्चन आता है कि दल खालसा की स्थापना किसने की, तो 99% बच्चे गुरु गोविंद सिंह को मारते हैं, जो कि गलत हो जाता है, और पहला ऑप्शन भी वही होता है। तो यहाँ पे दल खालसा की स्थापना नवाब कपूर सिंह ने करी, और दल खालसा का पहला अध्यक्ष बनाया जाता है जस्सा सिंह अहलूवालिया को। ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जस्सा सिंह अहलूवालिया जो हैं ये दल खालसा के पहले अध्यक्ष हैं। जस्सा सिंह अहलूवालिया क्या करते हैं, सिखों को 12 मिसलों में डिवाइड करते हैं। तो ये जो मिसल है ये बेसिकली एक अरबी भाषा का शब्द है, और मिसल का मतलब होता है समानता। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मिसल शब्द का उपयोग किया गया, इसका ये जो अरबी भाषा का शब्द है ये किसने कहा है? कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, काफी बड़े हिस्टोरियन रहे हैं। और मिसल का मतलब है समानता, समानता का मतलब एक जैसा। तो अब यहाँ पे जो ये 12 मिसलें थी, इन हर मिसल में इस सब मिसल का अपना एक झंडा होता था, अपना एक नाम होता था, और अपना एक निशान होता था। तो हर मिसल का एक अपनी ये अलग अलग पहचान थी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि अफगान आक्रमण और जो मुगल सूबेदार थे इनके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, और इसके कारण पंजाब में जो थी वो काफी अव्यवस्था की स्थिति विद्यमान थी। और दल खालसा ने इस अव्यवस्था की स्थिति को समाप्त करने के लिए 1753 में राखी प्रथा को शुरू किया। ठीक है। तो राखी प्रथा क्या थी कि हर गांव से उपज का 1/5 भाग लिया जाता था, और उसके बदले दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। और इस प्रणाली के द्वारा हम देखें तो सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में काफी तेजी से विकास हुआ। ठीक है। अब जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे वो सारे के सारे कमजोर थे। तो यहां पर एक मिसल है जिसका नाम था अहलूवालिया मिसल। अहलूवालिया मिसल के संस्थापक कौन थे? जस्सा सिंह अहलूवालिया। तो जस्सा सिंह को यहाँ पे सुल्तान ए कौम की उपाधि मिली। ये वाला क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी में आया है कि सुल्तान ए कौम किसको दिया गया, और इन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, और बादशाह घोषित करने के बाद अपने नाम के सिक्के भी जारी करवा दिए। ठीक है। तो जस्सा सिंह को सुल्तान ए कौम की उपाधि मिली। फिर यहां पर एक अगली मिसल थी जिसका नाम था फुल्कियां। फुल्कियां मिसल ने क्या किया कि पटियाला, इसके बाद नाभा और जींद, ये 3 रजवाड़ों की स्थापना फुल्कियां मिसल के द्वारा की गई। फुल्कियां मिसल के ही एक सरदार थे जिनका नाम था आला सिंह। तो आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने, ध्यान से देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली जिसने मराठों को हराया है, इसने 1765 में एक उपाधि इसको दी जिसका नाम था तलब ओ आलम। तो आला सिंह को तलब ओ आलम की उपाधि दी गई, एक नगाड़ा दिया गया और एक निशान भेंट किया गया। तो ये बेसिकली इनको रिस्पेक्ट दी गई, और ये रिस्पेक्ट अहमद शाह अब्दाली ने दी जो कि खुद मराठों को हराकर वापस लौटा था। लेकिन आधुनिक पंजाब का जो निर्माण है, इस आधुनिक पंजाब के निर्माण में
सबसे ज्यादा यदि किसी मिसल का योगदान है तो वो है सुकरचकिया। ठीक है, तो सुकरचकिया मिसल के मुखिया कौन थे? महासिंह, और महासिंह का लड़का था रंजीत सिंह। तो पंजाब के जितने भी शासक हुए हैं उसमें रंजीत सिंह सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुए। और सिखों ने क्या किया कि यहां पर 1764 में पंजाब से अफगान आक्रमणकारियों के प्रभाव को समाप्त कर दिया और 3 चांदी के सिक्के चलाए। तो शुद्ध चांदी के सिक्के जो थे उनके नाम देख लीजिए, एक का नाम था देग, एक का नाम था तेग, और एक का नाम था फतेह, है ना। तो देग, तेग और फतेह नाम से प्योर सिल्वर के जो है वो सिक्के चलाए गए। और ये जो सिक्के चलाए गए इसके पीछे का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य यही था कि किसी भी तरीके से अब अफगान आक्रमणकारी जो है वो पंजाब में नहीं आएंगे, या अफगान आक्रमणकारियों का प्रभाव पंजाब से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर सिखों ने यहाँ पे 1763 से लेकर 73 के बीच अपनी सत्ता का विस्तार किया। और इस सत्ता के विस्तार में हम देख रहे हैं तो सहारनपुर जो कि यूपी में है, सहारनपुर से लेकर अटक, अटक इस समय पाकिस्तान में, ठीक है, तो सहारनपुर से लेकर अटक तक, और दक्षिण में हम देखें तो मुल्तान से लेकर उत्तर में कांगड़ा और जम्मू, इन सभी जगहों पर सिखों का हम काफी तेजी से विस्तार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुकरचकिया मिसल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अनुज कह रहे हैं मैं सहारनपुर से ही हूं। ओके, तो 1763 से 73 के बीच में जो ये विस्तार हुआ है, इस विस्तार में हम देखते हैं कि सहारनपुर से लेकर अटक तक इसका तेजी से विस्तार हुआ, और मुल्तान से लेकर उत्तर में कांगड़ा और जम्मू तक हम देखते हैं कि इसका विस्तार सिखों के समय हुआ। ठीक है, तो अब रंजीत सिंह और पंजाब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कल। कल का मतलब परसों, क्योंकि कल तो संडे है और संडे को कोई क्लास नहीं चलेगी। तो अब मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम लोग थोड़ा सा आप डिस्कस करें। मुल्तान कहाँ है? विवेक, मुल्तान जो है वो पाकिस्तान में है, और आपने देखा भी होगा कि मुल्तान का सुल्तान बोला गया है वीरेंद्र सहवाग को। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी मारी है वहां पर। तो हम लोग ने यहां से स्टार्ट किया था। तो अब पहली स्लाइड में किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? मेरी आवाज अच्छा, तो आपको ये वाली स्लाइड फिर से रिपीट करनी है ना? आवाज भाई अपनी कम करिए। मैं बात में हूँ सर, इसी पास में हूँ, गाड़ी से घर लौट रहा हूँ। अच्छा, घर लौट रहे हो तो फिर ऐसा करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा आपको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी ये सुनने में। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था। आज का जो अपना टॉपिक था वो स्वायत्त राज्यों का उदय, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले अवध को लिया। तो अवध जो है वो पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ है, और काफी विस्तृत और शक्तिशाली क्षेत्र था। 1722 में सबसे पहले सादत खान बुरहानुल मुल्क ने, जो कि ईरानी शिया गुट का एक मेंबर था, उसने स्वतंत्र अवध साम्राज्य की स्थापना की। कल हम लोगों ने नादिर शाह वाला टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सादत खान जो है वो नादिर शाह को एश्योरेंस दे रहा है कि यदि आप दिल्ली पे अटैक करते हो तो हम आपको 20 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है, और निजामुल मुल्क जो है उसको 50 लाख रुपए हर्जाने के साथ वापस जाने के लिए तैयार भी कर चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी सादत खान के कारण ये सब जो है प्रॉब्लम आई, और जब नादिर शाह ने इससे मांगा तो सादत खान ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, ये वाला हो गया है। ओके, तो अब ये वाली साइड में कोई दिक्कत? ब्रेक के बाद 16 अगस्त 1765, ब्रेक के बाद वाली स्लाइड में दिक्कत आ रही है। अच्छा, ये बताइए बाकी लोगों को दिक्कत तो नहीं आ रही है? सेकंड स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम?
यस, चलिए थर्ड स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम? फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, इसके बाद सिक्स स्लाइड। तो यहां पर हम लोगों ने ब्रेक के पहले तक डिस्कस किया था, ठीक है। ब्रेक के बाद हम लोगों ने फिर यहां से डिस्कस किया टीपू सुल्तान से। तो सत्यजीत यहां से प्रॉब्लम आ रही है? हेलो, हाँ सर। अच्छा, तो इसमें कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा बताओ? ये स्लाइड ही तो से मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाया अच्छा, सर, ये मेरा स्लाइड आप नेट। ज्वाइन नहीं कर पाए थे। सुनिए सुनिए, तो यहाँ पे देखिए टीपू सुल्तान जो है वो अपने फादर की मौत के बाद गद्दी पर बैठता है। राजनीतिक दूरदर्शिता में वो अपने फादर के समकक्ष है और उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। 1787 में उसने सिक्के भी चलवाए और वो जो सिक्के थे उसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र और हिंदू संवत भी हमें देखने को मिलते हैं। टीपू सुल्तान ने वर्षों और महीनों के नाम से अरबी भाषा का प्रयोग किया। श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य थे उनके सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए दान दिया। टीपू पहला भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और है कि पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके की व्यवस्था और बाकी किसी भी शासक ने नहीं की थी, ठीक है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है और उस समय टीपू यहाँ का शासक था। तो टीपू जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से काफी उत्साहित है और जैकोबिन क्लब का वो निर्माण करता है। जैकोबिन क्लब में वो मेंबर बनता है, एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है ना, और अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने के लिए और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता लेने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, वर्साय, काबुल, मॉरिशस, है ना, यहाँ पर वो अपने दूत मंडल भेजता है। और विदेशों में दूतावास बनाने वाला ये आधुनिक भारत का देखें तो पहला शासक था। पहला भी कह सकते हैं, आखिरी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा किसी ने किया नहीं। इसके बाद अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले इसने 1796 में हम कह सकते हैं कि एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। मंगलौर, मौलिदाबाद, दाजिदाबाद में इसने डॉकयार्ड बनाए। आधुनिक उद्योगों की स्थापना में ये रुचि लेता था। देशी और अंतर्देशी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसने कई जगहों पर अपने एजेंट्स की नियुक्ति की, जिसमें मस्कट, ओरमुज, जेद्दा, है ना, यहाँ पर इसने अपने एजेंट्स भेजे। दूसरी बात यह कि टीपू ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करके सीधे रैयत से संपर्क स्थापित किया। साथ ही साथ कर मुक्त भूमि इनाम पर अधिकार करके पॉलीगर के जो पैतृक अधिकार थे उनको जब्त कर लिया, ठीक है। तो टीपू के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके प्रीलिम्स के में काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोगों ने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर डिस्कस किया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था और उसने ये चार्ज लगाया कि टीपू ने फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता किया है और त्रावणकोर पर अटैक किया है, ठीक है। यहाँ पर जनरल बीडोस के नेतृत्व में मराठे और निजाम ये अंग्रेजों के साथ में है और टीपू यहाँ पे हारता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। अपना आधा भाग और 3 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के रूप में देने पड़ते हैं। टीपू के 2 लड़के जो हैं, एक का नाम था फतेह और एक का नाम था शायद कोई एक और नाम था, अभी नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो 2 लड़कों को मॉर्गेस के रूप में रखना पड़ता है और जब तक टीपू जो है अपने लड़कों अपने ये 3 करोड़ रुपए नहीं दे देता तब तक ये लड़के जो थे वो उसी के कब्जे में रहते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया है कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को पूरी तरीके से कुचल दिया। तो मित्र कौन है? निजाम और मराठे, जो कि परमानेंट मित्र नहीं, ठीक है, लेकिन शत्रु उस समय टीपू था। तो टीपू के विरुद्ध ये सब एक हो गए। तो अब इस स्लाइड में कोई दिक्कत? सत्यजीत, हेलो सत्यजीत, कोई प्रॉब्लम? नो। अच्छा, ये वाली स्लाइड में कोई दिक्कत? देखो, चौथे एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ है। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली है।
और उसने उस समय टीपू ने नेपोलियन के साथ पत्राचार किया कि आप मेरी मदद करना, लेकिन नेपोलियन ने कोई मदद नहीं भेजी। और यहाँ पर भी ज्वाइंट आर्मी बनी निजाम, मराठे और अंग्रेजों की। अब यहाँ पे हैरिस और स्टुअर्ट ये दो अलग ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश जनरल थे, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में थे। फिर 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। और फाइनली जिस वोडेयार वंश के शासक से हैदर अली ने सत्ता छीनी थी, उसी वोडेयार वंश के एक बच्चे, जो कि 4-5 साल का बच्चा था, कृष्णराज, उसको गद्दी पर बैठाकर कैनरा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम, ये तीनों जो एरियाज हैं वो उसको कब्जे कर लिए जाते हैं और सहायक संधि के माध्यम से मिला लिया जाता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में और कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? सर पीडीएफ मिलेगी? यस कायनात, पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक भी मिल जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, है ना। और ये फिर हम लोगों ने पंजाब को डिस्कस किया, और पंजाब में बंदा बहादुर और उसके बाद नवाब कपूर सिंह। ठीक है, तो इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट? सर पंजाब वाला और एक बार बता दीजिए। हैं? पंजाब वाला और एक बार बता दीजिए। पंजाब वाला एक बार और बता दें, चलो। देखो पंजाब में क्या हुआ, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या होती है नांदेड़ में, और गुल खान नाम का एक पठान था जिसने हत्या की थी। तो मुगल काल में लाहौर जो थी वो पंजाब की राजधानी थी, और सिखों के अंतिम गुरु ने ये कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे बाद कोई भी देहधारी गुरु नहीं आएगा, और गुरु ग्रंथ साहब ही आपका मार्गदर्शन करेगी। तो यहाँ पे जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है, तो वहां पे नेतृत्व करने के लिए आता है बंदा बहादुर, जिसका एक्चुअल नाम था लक्ष्मण दास बैरागी। बंदा बहादुर जो है वो 1708 से लेकर 1716 तक नेतृत्व करता है, और गुरदासपुर में उसकी अपने लड़के के साथ हत्या कर दी जाती है। बंदा बहादुर के साथ ही 1712 में बहादुर शाह फर्स्ट लड़ते लड़ते मारा जाता है। लेकिन 1716 के बाद सिख जो हैं वो काफी अलग थलग पड़ जाते हैं, तो इनको एकत्र करने का काम नवाब कपूर सिंह करते हैं, और ये पीरियड है 1748 का। 1748 में इनको दल खालसा के रूप में एकत्र किया जाता है, और जस्सा सिंह एलूवालिया को पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, जस्सा सिंह एलूवालिया क्या करते हैं कि सिखों को 12 मिसल में डिवाइड कर देते हैं। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है समानता। मिसल में क्या होता है कि झंडा, नाम, निशान, ये सभी इनको सब मिलते थे, और हर मिसल की अपनी एक पहचान होती थी। सभी मिसलों के जो नेताओं की एक समिति होती थी जो मिसल के कार्यों का संचालन करती थी या उनका देखभाल करती थी। उस समय अफगान आक्रमण और मुगल सूबेदारों के जो अत्याचार थे वो बढ़ते जा रहे थे, तो इससे निपटने के लिए 1753 में एक राखी प्रथा दल खालसा ने शुरू की, जिसमें ये कहा गया कि हर गांव से उपज का 1/5 या 20% लेकर हम आपकी रक्षा करेंगे, और इस प्रणाली के द्वारा सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में काफी तेजी से विकास हुआ। ठीक है, तो फिर बाद में हम देखते हैं कि जो आगे आने वाले शासक हैं उन्होंने जस्सा सिंह एलूवालिया को सुल्तान कौम की उपाधि दी। सुल्तान कौम की उपाधि के बाद इन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, सिक्के जारी किए। फुल्किया मिसल ने पटियाला, नाभा और जींद रजवाड़ों की स्थापना की। फुल्किया मिसल के ही आलम सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने तलब व आलम की उपाधि दी, नगाड़ा, निशान ये सब भेंट किया। आधुनिक पंजाब की स्थापना सुकरचकिया मिसल के द्वारा की गई, और सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह। महासिंह का लड़का था रंजीत सिंह। ठीक है, 1764 में इन्होंने शुद्ध चांदी के सिक्के देग, तेग और फतेह नाम से शुरू किए। 1763 से 73 तक सत्ता का विस्तार किया, और सहारनपुर से लेके अटक तक और मुल्तान से लेके कांगड़ा और जम्मू तक सिख का जो एम्पायर था वो तेजी से फैल गया। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? एनी क्वेश्चन? यस, ओके सर, ओके। कायनात, निशा, विवेक, इरशाद, किसी को प्रॉब्लम? ओके सर, ओके, सब क्लियर है। चलो, तो अब मैं क्लास ओपन कर रहा हूं, और लिंक जो है वो इसका मैं ग्रुप में डाल दूंगा, है ना।
और पहले वाले लिंक भी ग्रुप में डाल दूंगा। बस आप सबसे यही कहना है कि इसको बहुत ज्यादा स्प्रेड मत करिएगा, अपने तक ही रखिएगा इसको, और इसका पीडीएफ भी आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। ठीक है, तो कल संडे है, Okay, sir. कल ऑफ है, और मंडे कल को सुबह का क्लास है। सर, कल तो सुबह क्लास होगी नहीं। नहीं, कल कोई क्लास नहीं है, कोई बात नहीं कायनात, मैं आपको Okay, sir. सेपरेट दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो आप डिसाइड Thank कर you, लीजिए sir. Good night, इसका sir. आपको क्या करना है। और परसों जो है 8 बजे हम लोग डीएनए में मिलेंगे, और डीएनए में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड नाइट, और Good हम night, लोग sir. परसों मिलते हैं। Good night, all of you.